नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अपन सीटेट को टारगेट करते हुए साइकोलॉजी की एक सीरीज चला रखे थे, जिसमें से हमने बाल विकास टॉपिक को कवर करने के लिए कुछ एक प्रश्नों की श्रृंखला बनाई हुई है, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से ही बाल विकास को कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल गया होगा, उससे पहले पर्सनैलिटी का मिला था। अब अपन वीडियोज को ज़्यादा बड़ा ना बना करके 15-15 या 20-20 क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं। उस वीडियोज के माध्यम से ही, आपके क्वेश्चनों के माध्यम से ही जो है वो सिलेबस पूरा कवर भी हो जाएगा, और जिनका पहले से कवर है उनका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप तो इनको देखते रहिए, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ये जो प्रश्न हैं ये पुराने एग्जाम्स के पैटर्न पर आधारित हैं, किस एग्जाम में कैसे प्रश्न आया और अपने को वहाँ कैसे सोचना है, इसके लिए है। और ये वीडियो सीरीज है, ये आपको कंटिन्यूसली एग्जाम तक आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, जिस क्वेश्चन का नाम अपने पास देखो ये है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताइए। देखो, सबसे पहले तो अपने को प्रश्न पढ़ते ही हड़बड़ाना नहीं है, पहले ये देखना है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। अब असत्य है तो असत्य को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि अब इसमें जो जो बातें सही हैं वो बातें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें तो असत्य पूछा है, और जो बात गलत है वो इसमें सही मानी जाएगी। देखो, इसमें ऑप्शन दिया गया है, जैसे चौथा ऑप्शन में पढ़ूं, प्रौढ़ की तुलना में नवजात शिशु की दृष्टि कम होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी ये बात तो सही है कि भाई छोटा बच्चा है वो कम देख पाता, बड़ा बच्चा ज़्यादा देख पाता, बात तो सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है गलत माना जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा था। दूसरा कथन देखो, जन्म के मात्र कुछ घंटों के बाद ही शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता। बिल्कुल सही बात है, जन्म के जन्म के कुछ टाइम बाद ही बच्चा जो है अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेता है वो, तो ये बात तो सही है, लेकिन ऊपर असत्य था, तो यहाँ ये गलत है। अगला दे रहा आपने को कि प्रतिवर्ष शिशु के बाद में पेशीय विकास की आधारभूत इकाइयाँ। बिल्कुल सही बात करा। देखो, प्रतिवर्ष शिशु के, यानी कि हर बच्चे के अंदर जो है वो पेशीय विकास का जो आधारभूत है वही विकास का आधारभूत है। कहने का मतलब है कि बच्चे की मांसपेशियां, बच्चे के हस्त कौशल, ये विकास होते हैं। हर साल कुछ ना कुछ इनमें नयापन आता रहता है। तो प्रतिवर्ष शिशु के बाद जो है वो आधारभूत इकाइयां हैं, यानी ये बात भी अपनी सही है, और यानी यहाँ ये गलत है। फिर भी आपको इस पर डाउट हो तो आप इसको ऐसे टिम के लगा के देख लो एक बार, इसको एक बार रख लेते हैं, आगे बात करते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या पता अपने को सीधा सीधा ही पता चल जाए। देखो, अगला कह रहा है कि नवजात शिशु में पाए जाने वाले सभी प्रतिवर्त जो है वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। देखिएगा, ये कथन बिल्कुल ही गलत है, यानी ये बात सही है, यानी कि बच्चे के अंदर जो प्रतिवर्त बने हैं वो प्रतिवर्त जीवन पर्यंत नहीं रहते। कब तक रहेंगे भाई? सीधी सी बात है, जब तक बालक के अंदर शेषवा अवस्था है तब तक शेषवा अवस्था के जो प्रतिवर्त है वो रहेंगे। बाद में किशोर अवस्था तो किशोर अवस्था वाले आ जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, बाल्यावस्था के बाल्यावस्था में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जीवन भर ये प्रतिवर्त है वो नहीं बने रहते। तो यहाँ जो अपना आंसर निकलेगा वो आंसर वाला ए जो है वो हो जाएगा। देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 क्या कहता है, पढ़िए इसको। देखो, आराम से क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, चारों ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद ही अपने को सही कंक्लूजन पर पहुंचना। देखो, यदि तीव्र शोर हो तो बालक कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजा को एक साथ लाता है जैसे वो कुछ पकड़ रहा हो। यानी बच्चा, ऐसे अपनी भाषा में बोलते हैं चिमकना, कि जैसे तेज आवाज आती है तो बच्चा क्या करता है? चिमक जाता है। और चिमकने का मतलब क्या हुआ? पहले हाथों को बाहर की तरफ फेंक देता है और पूरा सिमट सा जाता है। कहता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते क्या है? तो देखो, 4 नाम दिए गए हैं, रूटिंग है, मोरो है, बोबिन्स्की दिया गया है, और फिर अपने पास जो है वो ग्रास्पिंग दिया गया। देखो, इसमें आंसर अपना है मोरो। ये और मैं समझा देता हूँ। देखो, रूटिंग क्या है? रूटिंग भी एक बच्चे में पाए जाने वाला प्रतिवर्त है। रूटिंग में होता क्या है, जैसे आप बच्चे के गाल को छूते हैं तो बच्चा जिस तरफ आपने गाल छुआ उसी तरफ मुंह को खोलते हुए हंसते हुए उस तरफ मोड़ता है मुंह को, उसको बोलते हैं रूटिंग होना। यानी गाल को छूने पर सिर को घुमा देता है और मुंह को खोल देता है, इसको बोलते हैं मोर। एक अपने पास आ रहा है बेबिन्स्की। देखो, बेबिन्स्की है कि जब बच्चे के तलवे को ठोकेंगे आप, किसकी बात करें? तलवे की। जब बच्चे के तलवों को ठोकेंगे आप, तो बच्चे का जो तलवा है वो हाथ की अंगुलियों को, पैर को ठोक रहे हैं तो पैर की अंगुलियों को बच्चा मोड़ लेगा और मोड़ते हुए इसको पूरा हिलाएगा, इसी को बोलते हैं बेबिन्स्की। एक शब्द आ रहा है ग्रास्पिंग। देखो, ग्रास्पिंग शब्द है कि बच्चे की हथेली जो है, जैसे मान लीजिए ये छोटे बच्चे का, मान लीजिए अपन यूँ हाथ ही बना लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लीजिए छोटा हाथ है, अगर इस हथेली के बीच में आप अपना अंगुली रखेंगे तो इनको ये पकड़ लेगा,
तो जो मजबूत पकड़ है, छोड़ने में भी नहीं छोड़ेगा, बड़ी अपनी ताकत वो पूरी लगा देगा, इसको बोलते हैं ग्रास्पिंग। तो ये कुछ प्रतिवर्त जो पूछे जाते हैं इस प्रकार के, जैसे और भी बचेगा। एक होता है बिल्किंग, मैं बता देता हूँ आपको ओरली, तो आप सुन लेना। एक होता है बिल्किंग। बिल्किंग क्या होता है, जैसे ही तेज प्रकाश आता है तो बच्चा अपनी आंखों को मीच लेता है, मीच के खोलता है, मीच के खोलता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, बिल्किंग शब्द काम में ले सकते हैं। एक शब्द आता है स्टेपिंग, एक शब्द होता है अपने पास स्टेपिंग। देखो स्टेपिंग क्या होता है, तो अपन बता देंगे कि बच्चे को समतल में खड़ा कर दें, यानी फ्लैट पे खड़ा करें तो उसके पैर जो है वो धुजते हैं, पैरों में एक लयात्मक गति सी होती है, उसको बोलते हैं स्टेपिंग। तो लयात्मक गति को बोलते हैं स्टेपिंग शब्द काम में अपन ले सकते हैं। चूसना आप जानते हो, जैसे एक होता है चूसना, तो बच्चे को जैसे कोई चीज दी जाती है तो वो मुंह में लेकर उसको चूसने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन चूसने की क्रिया। और एक शब्द और आता है, इसको बोलते हैं टॉनिक नेक। एक शब्द और लिख देता हूं यहां पर, टॉनिक नेक शब्द है, टॉनिक नेक। इसमें क्या, इसमें देखो टॉनिक नेक में क्या होता है कि बच्चा पीठ के बल लेटा होता है, यानी बच्चा जिस तरफ लेटा होता है उसी तरफ उसका पीठ भी उधर रहती है, उसकी करवट भी उधर है, और उसका सिर भी उधर है, और उसका आधा शरीर उधर ही रहता है जिस तरफ वो लेटा रहता है, तो उसको बोलते हैं अपन टॉनिक। यानी कि शिशु पीठ के बल लेटा हो और सिर एक तरफ हो, तो अपने हाथों को भी उसी दिशा में ले जाएंगे, दोनों की सेम दिशा में करना चाहेगा। जैसे बच्चे को आपने लेटा दिया, जैसे मान लीजिए यूं करके आपने बच्चे को, ये मान लीजिए कोई छोटा बच्चा ही है, इसको आपने यहाँ मान लीजिए ये यूं करके आपने इसको लेटा दिया है ये बच्चे को, तो जैसे आपने इसको यूं मरोड़ दिया कि भाई इधर हो, सर इधर हो, तो फिर इसका हाथ पैर यानी पूरा शरीर इधर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, टॉनिक पैक बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ एक प्रतिवर्त जो कभी कभार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी इस बार जो आपका वो क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। राइट स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ निकाल के लेके आना है। देखिए पहला क्या कहता है, शेषवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वो मंद हो जाती है। पहला पूछ रहा है अपने को कि भाई शेषवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में वृद्धि मंद हो जाती है क्या, यानी कि शेषवावस्था में वृद्धि तेज है, बाल्यावस्था में वृद्धि कम है। बिल्कुल राइट कथन है साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि बाल्यावस्था तो छदम और परिपक्वता की अवस्था है। यहाँ बच्चा छदम रूप से दिखाई नहीं देगा, फिर भी वो परिपक्व हो रहा, तो वो बाल्यावस्था में मंद हो जाता है। कथन सही है, और भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखो शरीर के किसी अंग की तुलना में मस्तिष्क और सिर जो है वो तेजी से विकसित होता है। देखो क्या कह रहा है, शरीर के अन्य अंग की तुलना में बच्चे का मस्तिष्क और सिर जो है वो तेजी से विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है, पहले विकसित शरीर का है, क्योंकि हमने तो विकास की दिशा भी तो दी है यार, वृद्धि भी हमने विकास के बारे में तो कहा भी तो है कि सिरोपुच्छी है, तो पहले सिर का ही तो विकास है। या और अंग की तुलना में लेंगे तो पहले बच्चे का, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को आप गोद में लेते हो तो आपने देखा होगा उसके सर को बड़ा ध्यान रखा जाता है, सर के नीचे हाथ दिया जाता है, दूसरा हाथ जो है वो कमर के नीचे होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर भारी है, क्योंकि सर का विकास जल्दी होता है, हेड का विकास जल्दी होता है, तो ये बात भी सही है। तीसरा कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था में बाएं व दाएं हाथ से की वरीयता का विकास भी हो जाता है। देखो पूर्व बाल्यावस्था के अंदर यानी अभी बच्चा बाल्यावस्था में जा ही रहा है, उत्तर शेषवावस्था है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है, शेषवावस्था उतर रही है, वैसे वैसे बाल्यावस्था आ रही है, जिसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। बालक क्या करता है, बाएं और दाएं हाथ के अंदर कॉम्बिनेशन बना लेता है कि वो किस हाथ से लिखेगा, यही स्थायी हो गया है। यानी कथन संख्या 1, कथन संख्या 2, कथन संख्या 3, कथन चारों कथन सही है, तीनों के तीनों राइट है कथन। तो ऑप्शन नंबर डी अपना, यानी कि कहने का मतलब उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, किशोरावस्था को लेकर के अपने पास क्वेश्चन आ रहा है। किशोरावस्था पूछ रहा है, ये दे रहा है कि एडोलेसेंस, ये देखिएगा ये रहा अपना क्वेश्चन। एडोलेसेंस, अंग्रेजी शब्द एडोलेसेंस मूलतः किस भाषा से लिया गया। देखो एडोलेसेंस जो है ये एडोलिसियर से आया हुआ शब्द है, वैसे तो एडोलिसियर, और देखो एडोलेसेंस है ये एडोलिसियर से आया हुआ, तो एडोलिसियर से आया है, और एडोलिसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर ले जाना, परिपक्वता की ओर ले जाना है, मेच्योरिटी की ले जाना, टू मूव ऑन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की तरफ ले जाना ही परिपक्वता। ये शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये शब्द अपना लैटिन भाषा का है। किस भाषा का शब्द, अपना लैटिन भाषा का शब्द कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा। देखो दो शब्द हैं, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा जो शब्द है किशोरावस्था की किस विशेषता से जुड़े हुए हैं, यानी ये चारों की चारों बातें किशोरावस्था की हैं। किशोरावस्था के अंदर परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन भी करता है, यानी निगमन चिंतन भी करता है, लेकिन वो परिकल्पनाओं से परिपूर्ण होता है। वैचारिक आदर्शवाद बन जाते हैं बच्चे के, अमूर्त चिंतन भी करता है, जो चीजें सामने नहीं है उन पे भी वो थिंकिंग करने लग जाता है, और अहम केंद्रवाद भी होता है, इसको ईगोसेंट्रिज्म बुलाते हैं। सिर्फ अपनी बातें सुनना, किसी और की बात को नकार देना ही क्या है, अहम केंद्रवाद है। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ अपने से पूछा गया है कि काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत जो दंत कथा है वो किशोरावस्था की किस विशेषता से जुड़े हुए हैं। तो देखो
देखो ये दो शब्द दिए हैं आपको, काल्पनिक श्रोता, व्यक्तिगत दंतकथा। पहले तो मैं आपको इनको समझा देता हूँ। ये शब्द पियाजे के हैं, यानी ये शब्द जो है वो जीन पियाजे ने काम में लिए हैं। जीन पियाजे ने ये शब्द जो है वो काम में लिए हैं। जीन पियाजे ने ये शब्द जो है वो काम में लिए थे, और ये बात बताई थी कि किशोरावस्था के अंदर ऐसी विशेषता है, काल्पनिक श्रोता है, यानी अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके कहना। व्यक्तिगत दंतकथा अपनी प्रशंसा के बारे में सुनना, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं। काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस है। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब काल्पनिक रूप से ये मान लेना कि सारे के सारे लोग उसी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी के गाल पे फुंसी भी हो गई, तो वो बच्चा यही देखता है कि दुनिया वाले हंस भी रहे हैं, आपस में खुद की बातों से हंस रहे हैं, फिर भी उसको ये लगता है कि ये तो मेरी फुंसी देख के ही हंस रहा है। उसको चिंता हो जाती है इस बात की। ये काल्पनिक श्रोता है। व्यक्तिगत दंतकथा अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके कहना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके कह देना। कहने का मतलब कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उस हीरो जैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो व्यक्तिगत दंतकथा है, यानी कि उसको यूनिक होने का बोध हो जाता है कि मैं यूनिक चीज हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही क्लास में टॉपर हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। तो वो होता है व्यक्तिगत दंतकथा। और जो भी लोग बातें करें उसमें अपने आप की बात को मान लेना होता है काल्पनिक श्रोता। तो ये दोनों गुण हैं, पर्सनल फेबल्स व्यक्तिगत दंतकथा, इमेजिनरी ऑडियंस काल्पनिक श्रोता, दोनों के दोनों जो है अहम केंद्रवाद के शब्द है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया अपना काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा वाला। आगे बढ़ जाते हैं पर इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि वह संधि काल है। देखो कौन सा काल है, वह संधि काल। 7 से 12 को कहा गया है भाई, कौन से एक बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, यानी वह संधि काल में वही किशोरावस्था वाली बात है, 7 से 12 वाली बात है। उस अवस्था के अंदर वह संधि काल, वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया, लेकिन अपन मोस्टली बता सकते हैं कि जो किशोर अवस्था है उसी से जुड़ी हुई ये टर्मिनोलॉजी है, उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। वह संधि काल की अपन बात कर सकते हैं, उसी से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है। देखो क्या कह रहा है, कहता कि कौन सी एक बाह्य अभिव्यक्ति नहीं, ऐसी अभिव्यक्ति है जो बाह्य नहीं है। सत्ता के विरुद्ध विरोध, अगर सोचो किसी सत्ता के विरुद्ध विरोध करेगा तो बाह्य अभिव्यक्ति है, बाह्य रूप से दिखेगा। अशांति, बच्चा शांत नहीं है, तोड़फोड़ करता तो दिखेगा। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है तो भी दिखेगा, ऐसे काम करेगा। चौथा ऑप्शन, सक्रिय खेलों की बजाय बैठकर खेलना। देखो अगर बच्चा बैठ के खेल रहा है, इसका मतलब ये गेम तो इंडोर हो गया, और इंडोर गेम तो बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। क्या पता बैठे बैठे मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे हो, तो नहीं हो सकता। तो इसको मतलब बाह्य अभिव्यक्ति पूछा था, नहीं है तो नहीं है। देखो ये है बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि सक्रिय खेलों की बजाय बैठकर खेलना बच्चे अधिक पसंद करते हैं, यही आंतरिक अभिव्यक्ति है, बाह्य अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए इसका जो आंसर अपने पास मिल जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 9वां क्वेश्चन अपने पास आ रहा है दोस्तों, ये रहा चमचमाता हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, विकास एक अधिनियम है, सब जानते हैं कि विकास एक अधिनियम है, विकास प्रतिमान भी है। हर एक मॉडल विकास का मॉडल है, उससे होता है। कहता है कि खुशी भिन्न भिन्न होती है, इस अधिनियम के अनुसार क्या है, यानी कि विकास का एक प्रतिमान दिया गया, एक मॉडल दिया गया, जो कहता है कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में खुशी भिन्न भिन्न है। तो इससे आपको क्या अर्थ निकला? देखो, जीवन का प्रथम वर्ष अधिक खुशी का काल होता है, चारों पढ़ेंगे एक बार। देखिएगा, वह संधि काल जीवन का प्रथम वर्ष का सबसे अधिक खुशी काल होता है, नहीं कि वह संधि काल तो खुशी नहीं हो सकता। फिर अगले पास अपने पास दे रहा अगला, वह संधि काल जीवन का सबसे दुखी काल होता है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे खुशी और वह संधि काल सबसे दुखी काल। देखो इसमें समाहित कर दिया, यानी दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो अपने चौथे में ही समाहित कर दिया, क्योंकि जीवन का सबसे खुशी वाला जो काल है वो तो कौन सा है? शुरुआती है, यानी कि शेष अवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे की सभी मांगे मानी जाएंगी। कैसे? उसको खिलौना चाहिए, ये पसंद तो वो भी ला के देंगे, उसको खाने में ये पसंद वो भी देंगे, सबका लाड प्यार वाला बच्चा है। तो कहने का मतलब बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन वह संधि काल जब आया, लेकिन किशोर अवस्था के आसपास का समय जब आया, यानी 12 से 14 का जो समय आया, उस टाइम की बात हमने करी, तो उस समय जीवन का सबसे दुखी काल है। क्यों? क्योंकि बच्चा मन मर्जी करना चाहता है किशोर अवस्था में, लेकिन समाज उसका विरोधी बन जाता है, वैसा उसको करने नहीं देता, इसलिए वो जीवन का सबसे कठिन काल है। एक तो शारीरिक परेशानी है, शरीर में इतने सारे चेंजेस आ रखे हैं, हार्मोनों की हमारे पास गड़बड़ी हो रही है, तो अपन कह सकते हैं कि ये सबसे दुखी काल ही बताया गया, यानी कि वह संधि काल जो जीवन का सबसे दुखी काल है। यानी ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 10वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शारीरिक विकास का क्षेत्र बताइए कि शारीरिक विकास जो वो किन किन क्षेत्रों में होता है। देखो शारीरिक विकास के क्षेत्र की बात अपन करते हैं। पहला है स्नायु मंडल है,
दूसरा मांसपेशियों की वृद्धि है, तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और चौथा उपरोक्त सभी है। देखो शारीरिक विकास के क्षेत्र सारे हैं, स्नायु तंत्र भी विकसित होता है, मांसपेशियां भी बढ़ जाती हैं और आपका अंतःस्रावी तंत्र भी भूमिका निभाता है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। देखो संज्ञानात्मक या अगला विकास अपने पास है विकास को प्राय कौन से क्षेत्रों से प्रभावित किया जाता है, यानी विकास को प्रभावित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, वे कौन से क्षेत्र हैं। देखो विकास को प्राय कौन कौन से क्षेत्रों की अंतःक्रिया प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबको पता है विकास को प्रभावित करने वाला जैविक क्षेत्र भी है, संज्ञानात्मक क्षेत्र भी है, समाज संवेग भी है, समाज भी है, संवेग भी है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि अपना वाला डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। हाँ, बच्चे, देखिएगा ये रहा, बच्चे के विकास में अक्सर शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास के 3 व्यापक क्षेत्र विभाजित किया गया है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, यानी विकास कहाँ तक संबंधित है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से। देखो गलत बात है, क्योंकि विकास से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं भाई, विकास के क्षेत्र प्रभावित करेंगे। प्रभावित कैसे, मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हुआ तो संवेगात्मक विकास ऑटोमेटिक प्रॉपर नहीं होगा। मान लीजिए किसी बच्चे का सामाजिक विकास प्रॉपर नहीं हुआ, समाज में उसको सही स्थान नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है भावनात्मक विकास प्रभावित होगा, तो प्रभावित होंगे भाई। मान लीजिए स्लम डॉग बस्ती का बच्चा है, यानी कि बस्ती में, कच्ची बस्ती में रहने वाला बच्चा है, तो वो उन चीज़ों को देख ही नहीं पाया है, तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा भाई, उसका भावनात्मक विकास भी अलग होगा, सोचने का नजरिया भी अलग होगा। तो कहने का मतलब ये तो स्वतंत्र तो नहीं हो सकते। दूसरा कह रहा है कि एक एकीकृत समग्र रूप से, बिल्कुल ठीक बात जा रही है, लेकिन और पढ़ेंगे। आंशिक रूप से विकसित, आंशिक का कोई मतलब नहीं है, विकास का बेतरतीब भी कोई मतलब नहीं है, तो आंसर अपने पास बी है, यानी कि हर एक जो है वो एकीकृत भी है। एकीकृत का मतलब सबको पीछे के साथ। देखो विकास का ग्राफ ये कहता है ऐसे, विकास का ग्राफ वर्तुल होता है, जब भी विकास मुड़ता है तो पीछे के अनुभव साथ लिए हुए चलता है, इस प्रकार से अनुभवों को वो साथ में लेता हुआ चलता है। तो यही हमने कहा कि एकीकृत भी और समग्र रूप से भी है, एकीकृत भी हो रहा है और यूनिट बल हर एक विकास भी हो रहा है, लेकिन समग्र रूप से बाकी के साथ साथ और भी विकास हो रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह, यानी एक बच्चे को किस स्थिति में आप बच्चे को विकसित कहोगे, कि कौन सा बच्चा जो है वो वास्तव में विकसित बच्चा है। तो देखिएगा पहला है अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखती, तो संबंध नहीं रखता, ये तो कोई बात नहीं हुई। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं, ये भी कोई बात नहीं हुई। समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जानता हूँ, ठीक बात है। और अपना अधिकांश समय कंप्यूटर, ये तो देखो सीधा ही सीधा हो गया, तो क्वेश्चन सीधा सीधा निकल गया। देखो विकास के विभिन्न प्रकार में व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यानी व्यवहार वो कैसा व्यवहार कर रहा है ये जानता हो या जानती हो कि कैसे किसको व्यवहार करना, इसका मतलब उसका विकास है वो प्रॉपरली विकास हो रहा है। अगला देखिएगा 14वां क्वेश्चन अपने पास आ रहा है कि मानसिक विकास का जो संबंध है वो किससे नहीं हो सकता, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं हो सकता। मानसिक मतलब मेंटली बात होगी। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, अब किस चीज से नहीं है, तो देखो मानसिक यानी मस्तिष्क की बात करते, स्मृति तो है, इसका मतलब ये सब पसंद नहीं होगा इसमें। तर्क और निर्णय भी मानसिक क्रिया, तो ये भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा। अवबोध क्षमता भी मानसिक क्रिया, तो ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, वजन और ऊंचाई। देखो वजन और ऊंचाई मानसिक थोड़े हैं, हम तो सब जानते हैं ये कैसा विकास है, तो हम बता देंगे भाई ये तो शरीर बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब कौन सा विकास हुआ, सीधी सी बात है शारीरिक विकास हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ज्यादा वीडियो लंबा ना करके छोटा छोटा वीडियो लेंगे ताकि आप काम करते जाएं और अपना काम भी करते रहें और उसके साथ साथ ही जो है वो आपका रिवीजन भी होता रहे, तो पढ़ते भी रहें और काम भी होता रहे। तो इसके साथ उद्देश्य से ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे, छोटे बनाएंगे। तो देखो 15वां क्वेश्चन अपने पास आ रहा है कि बताइए गामक विकास से तात्पर्य हमारे किस विकास है। ये क्वेश्चन देखो आया था 2015 में, यहाँ रीट में आया था राजस्थान में। गामक विकास से तात्पर्य किस प्रकार की बात हो रही है, तो गामक विकास है, तो गामक विकास में देखो गामक विकास की शक्ति क्या है, गामक विकास की गति क्या है। तो आप याद रखेंगे गामक विकास में सर्वाधिक उचित जो पैरों का जो उपयोग है वो कहाँ होता है, तो पैरों के उचित प्रयोग की बात करें तो शक्ति और गति, यानी शक्ति कैसी है और गति कैसी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये अपने आज के 15 क्वेश्चन थे, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा और इसलिए आपका कुछ रिविजन भी हो जाएगा। ऐसा ही मैं छोटे छोटे वीडियो और बनाऊंगा और क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका जो है वो सारा मैटर है वो कवर हो जाएगा। तो आज वीडियो को अपन विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।